अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी 21 मार्च 2025 और जुमे की रात है, लेकिन पाकिस्तान में 22 मार्च 2025 और हफ्ते के दिन का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन एक बार फिर गुज़िश्ता 24 घंटों की तरह बलूचिस्तान के ऊपर एक मुश्किल किस्म का ये दिन होगा, मुश्किल घड़ी है। यूँ तो बलूचिस्तान की सियासत गुज़िश्ता 20 बरस से डिस्टर्ब चली आ रही है, जब से नवाब अकबर ख़ान बुख्ती का कत्ल हुआ था जनरल मुशर्रफ के ज़माने में। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से, ये चंद हफ़्तों से सूरत हाल मसलसल इतनी ख़राब है कि मेरा ख़्याल है शायद ही कोई दिन ऐसा गुजर रहा है बलूचिस्तान में जब वहाँ पर कोई तशद्दुद का वाक़या नहीं होता या वहाँ पर कोई खौफनाक किस्म की चीज़ जो है वो नहीं होती। अब आज इसे कहते हैं बलोच यकजहती कमेटी ने एक बार फिर पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो दिन अभी शुरू हो रहा है हफ्ते का, उन्होंने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का, यानी पूरे बलूचिस्तान को बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। ये सूरत हाल कैसे डेवलप की, आपको याद होगा कि पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि महारंग बलोच ने, बलोच यकजहती कमेटी ने ये ऐलान किया था कि जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और ख़ास करके जिस तरह से बोलान मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जो हैं डॉक्टर साहब, उनको उठा लिया गया, उसके बाद और भी बहुत से लोगों को उठाया, तो उस हवाले से बलोच यकजहती कमेटी जो है वो एक पुरअमन मुज़ाहरा करेगी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बाहर। और वो मुज़ाहरा जब उन्होंने जुमे को किया तो वहाँ पर पुलिस ने गोली चला दी। मुझे ये वैसे मैं समझने से कासिर हूँ कि निहत्ते लोगों के ऊपर पुलिस को गोली चलाने की क्या वजह पड़ी, जिसमें एक 12 साल का नौजवान, इससे ही अंदाज़ा लगा लें 12 साल का बच्चा नेमतुल्ला जो है उसको भी पुलिस ने हलाक कर दिया है। अब उसका कज़न जो उसी उम्र का है 12-13 बरस का, उसकी वीडियो भी आप ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं। गोली जो है, मतलब गोली पुलिस उस वक्त चलाती है अनलेस कि आपका एक दिमाग ही ख़राब हो गया, वरना गोली पुलिस उस वक्त चलाती है जब पुलिस को अपनी ज़िंदगी का बड़ा ख़तरा होता है, या पुलिस को ये लगता है कि कोई बैंक को, किसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट की किसी बिल्डिंग को नजर आतश कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट की अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाएगा। एक बेकाबू किस्म का क्राउड होता है। अपेरेंटली जितनी भी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट हुए, मैं अब जितना कुछ पता चल सकता है उसमें लगता है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, और ये बहुत हद तक एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है जिसे डिस्प्ले किया गया है बलूचिस्तान में, और जिसके नतीजे में बलोच यकजहती कमेटी का ये कहना है कि 3 लोग जो हैं वो जाम बहक हुए हैं, और वो निहत्ते थे, जिसमें ये बच्चा भी शामिल है 12 साल का, और उसके अलावा 7 या 8 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ बलोच यकजहती कमेटी नहीं कह रही, बल्कि दुनिया की ह्यूमन राइट्स की जो बहुत बड़ी तंजीम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने भी गुज़श्ता 18 घंटों में 2 दफ़ा इस हवाले से प्रेस रिलीज़ अपनी इशू की है, जिसमें उन्होंने यही फिगर जो है वो कोट किया है, और उन्होंने भी ये लिखा है कि आप पुलिस को क्या हो गया है कि बलूचिस्तान में ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कि आपने निहत्ते लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई है। तो मुझे अब बड़ी परेशानी है कि अब जो दिन इस वक्त शुरू हो रहा है, बिकॉज इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग, लेकिन अगर आप पहिया जान हड़ताल भी है और एक शटर स्ट्राइक हड़ताल भी है, तो उसके ऊपर बलूचिस्तान की इंतज़ामिया जो है, क्योंकि ज़ाहिर खाली स्ट्राइक से नहीं होंगी, ये ऐन मुमकिन है कि लोग जल्द से जुलूस भी करेंगे, रैलीज़ भी निकालेंगे, हो सकता है वो ट्रैफिक को रोकने का भी कोशिश करें अगर कोई ट्रैफिक चल रही होगी, तो फिर बलूचिस्तान की पुलिस या वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और FC हैं वो उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरे जहन में इस हवाले से बहुत से ख़दशात हैं। अल्लाह करे कि ये दिन जो है वो खैरियत से जो है वो गुजर जाए। अब इसको भी जहन में रखें कि अगर आप पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत सी परेशानी में मुब्तला है इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से, जब से महारंग बलोच साहिबा को नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए। मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप के ऊपर लंबे लंबे बड़े एनालिटिकल किस्म के नोट्स चल रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 2005 में एक अमेरिकन वॉर कॉलेज के या अमेरिकन आर्मी के किसी कर्नल ने एक थीसिस लिखा था, वो ऐसे 2015 के हवाले से था, वो 2025 के हवाले से नहीं था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में सीरियस ख़तरात हैं, ब्रेकडाउन के, गवर्नेंस के सीरियस ख़तरात हैं, इस मुल्क में स्प्लिटिंग हो सकती है। तो ये 2004-5 की मेरा ख्याल है कि एक अमेरिकन आर्मी का एक जर्नल था, जिसमें किसी ने अपना एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस जो है लिखा था। उस एनालिसिस को पाकिस्तान में हज़ारों दफ़ा मल्टीप्लाई करके जो है उसको रिप्रोड्यूस किया गया है, उसको टेलीविज़न चैनल्स पर डिस्कस किया गया है, उस पर लिखा गया है, और हर दफ़ा उसके बारे में नई नई किस्म की एक्सप्लेनेशंस या इंटरप्रिटेशंस या तशरीहात उसकी की जाती हैं। तो एक बार फिर उसको बेसिस बना दिया गया है कि उसमें 2015 को 2025 में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैंने वो ऐसे देखा है जो व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है, बड़े ज़िम्मेदार और अच्छे लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, वो उस ऐसे को फॉरवर्ड कर रहे हैं मुझे।
वो बिल्कुल यानी तमाम असम्पशंस के ऊपर बेस करता है। एजुकेटेड लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की जो ड्राइंग रूम डिस्कशंस हैं उस पे है, और उसमें इशारा यही दिया जा रहा है कि बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान को अलग करने का फ़ैसला कर लिया है। अब ज़ाहिर है जो भी अब तक लिखा हुआ मैंने देखा है वो तो खैर बिल्कुल ही उसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है भी कि बलूचिस्तान के हवाले से मगरबी ताकतें या हिंदुस्तान कोई साजिश कर रहे हैं, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो खालिस्तान हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस जो है हमें नज़र आ रही है, हमारी अपनी तशद्दुद आमेज़ जो एक बिहेवियर है वो हमें नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो लॉ इन्फोर्समेंट की मशीनरी है सारी की सारी ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके पास टेरर के अलावा, फियर के अलावा उसके पास कोई टूल नहीं है, कोई हथियार नहीं है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मसले का हल निकालने के लिए। और यही वो जो बिहेवियर है, यानी बलूचिस्तान से अगर आप कराची आ जाएं और कराची से पंजाब आ जाएं तो आपको यही बिहेवियर जो है वो मुसलसल नज़र आता है। अब कराची में आप देखते हैं कि फरहान मलिक साहब जो फॉर्मर डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं समा न्यूज़ के, टेलीविज़न के, उनको आपको पता है कि कोई 48 घंटे पहले या एक दिन पहले उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया शाम के 6 बजे। उससे पहले उनका जो ऑफिस था, जो उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत कामयाब यूट्यूब चैनल रफ्तार, उसके दफ्तर पर छापा मारा गया, वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा हरासा किया गया। फिर फरहान मलिक साहब को कहा गया कि FIA के दफ्तर में आ जाएँ। सुबह के 1 बजे वो वहाँ पहुँचे, कुछ नहीं किया गया, उनको बैठा दिया गया और शाम को 6 बजे अचानक बगैर कोई वजह बताए उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और उस वक्त इल्ज़ाम यह लगाया गया कि वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं। अब उनको एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया गुज़िश्ता 24 घंटों में, और मैजिस्ट्रेट के पास पेश करने के बाद उनका 4 दिन का फ़िज़िकल रिमांड जो है वो FIA को, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया गया। ये भी पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है फ़िज़िकल रिमांड की। अगर आप इसका कोई लीगल एनालिसिस करें तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में बगैर किसी वजह के रिमांड दे दिया जाता है। ये सिर्फ लोगों को खौफज़दा करने के लिए, हरासा करने के लिए, उनको साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करने के लिए किया गया। यानी फ़िज़िकल रिमांड का मकसद तो यह है कि किसी की बॉडी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, उसने कोई चीज़ छुपाई है, तो आप उसका फ़िज़िकल रिमांड के ज़रिए उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं या उसको कहीं लेकर जाएंगे उससे कोई डिस्कवरी करने के लिए। लेकिन जिस किस्म के केसेस में पाकिस्तान में फ़िज़िकल रिमांड दिया जाता है, वहाँ पर कानूनी एतबार से अगर आप देखें तो बिल्कुल भी फ़िज़िकल रिमांड जो है वो नहीं बनता। और इसी हवाले से जबरान नासिर साहब के मैं कमेंट्स देख रहा था कि जबरान नासिर ने इसका बहुत ही इंटेलिजेंट एनालिसिस किया। उन्होंने कहा ये जो मैजिस्ट्रेट साहिबा हैं इनको ये बिल्कुल भी रिमांड नहीं देना चाहिए था, बिकॉज़ इसमें पीका एक्ट का जो सेक्शन 26A है ये उस वक्त था ही नहीं, कानून बना ही नहीं था, क्योंकि FIA ख़ुद कहती है कि नवंबर के पहले हफ्ते से उन्होंने ये FIR काटी है और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो पीका का कानून तो नवंबर के आखिर में जाके बना है 2024 के, तो एक सेक्शन जो कानून का उस वक्त था ही नहीं, उसकी पावर्स को रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से कैसे FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इतना ही नहीं है, जबरान नासिर ने बहुत ही इंटेलिजेंट और कोजेंट यहाँ पे नुकात उठाएँ। वो ये कहते हैं कि FIR में ये बताया ही नहीं गया कि फरहान मलिक ने क्या किया है। मतलब सिर्फ इतना है कि रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ बात करते रहे, लेकिन कब उन्होंने बात की है, किस वक्त की है, क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा है, बटन उसका क्या था, कंटेंट क्या था, किस दिन की बात है ये, फिर उसकी कोई एविडेंस होनी चाहिए, कोई इसके साथ वीडियो लगी होनी चाहिए। ये बताया जाए कि 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो फलां तारीख की वीडियो है, उसमें इतने मिनट से इतने मिनट पे उनके ये कमेंट हैं, उसके कोई URL होने चाहिए थे। कोई भी एविडेंस नहीं दी गई। जबरान नासिर ना सिर्फ एक एक्टिविस्ट हैं बल्कि वकील भी हैं, और वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि आप बाद में कोई भी चीज़ उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। और रफ्तार जो उनका अपना इदारा है फरहान मलिक साहब का, उन्होंने भी कहा है कि FIR में किसी किस्म की कोई एविडेंस जो है वो नहीं दी गई। यानी आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो कानूनी प्रोसेस है, जिसको इंटरनेशनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है, उसके किसी भी चीज़ को फॉलो जो है वो नहीं किया जाता। यानी दुनिया में भी बड़ी खप है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान में इसका सिरे से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर जो भी रियासत की तरफ से कहना होता है वो कह डालते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल देखिए कि एक नौजवान है पाकिस्तानी ओरिजिन बरतानिया में, उमैर राज उनका नाम है। वो एक टिकटॉकर हैं, ग़ालिबन PTI के इमरान खान के शहदाई हैं, एक्टिविस्ट हैं। वो बरतानिया से बैठ के टिकटॉक्स करते हैं। उन्होंने एक छोटी सी वीडियो रिलीज़ की है ट्विटर के ऊपर, X पे। वो वीडियो मैंने शेयर भी किया कि मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाएं तो आप उसको देख सकते हैं। तकरीबन 2.5-3 मिनट की वीडियो है, जिसमें उमैर राज ये बता रहे हैं कि कैसे उनके वालिद साहब को, उनके भाई को SHO साहब ने गिरफ़्तार करके थाने में बिठाया हुआ है, और फिर वहाँ से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके वालिद साहब से, उनके भाई साहब के ज़रिए उमैर को कॉल करवाई गई, जिसमें SHO ने उमैर को लेक्चर दिया कि जनाब आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना बंद कर दें, वरना आपके बाप को और आपके भाई जो है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उनको हम पता नहीं हिरासत में रखेंगे या कहाँ ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। तो उसमें उमैर ने कहा कि देखिए मैंने इस पर बहुत देखा है,
मैं जो हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा, मुझे ना कोई शर्मिंदगी है, ना मुझे कोई एहसास जुर्म है, ना मैं कोई मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने इस पर बहुत गौर किया है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, रियासत के ख़िलाफ़ हो, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हो। मैं उसी जुल्म, उस गैर कानूनियत और उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हूँ, जिसका एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने मेरे ख़िलाफ़ आपको केस है और आपने मेरे बाप को और आपने भाई को उठा लिया। अच्छा, इसको भी ज़हन में रखिए कि जो मॉडर्न कानून हैं गुज़िश्ता 100 बरस 200 बरस के, उसमें आप ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो प्रिंसिपल है, ये पुराने ट्राइबल कल्चर्स में होता था। ये जिसको जैसे अंग्रेज़ों का कहते हैं, जी अंग्रेज़ों का काला कानून था, FCR का, फेडरल क्राइम रेगुलेशन जो थी 1903 की, कि आप एक ट्राइबल मेंटालिटी है कि आप कहते हैं कि ट्राइब के एक शख्स ने कत्ल कर दिया है, कोई उसने तशद्दुद कर दिया, कुछ भी उसने कर दिया है, तो आप उसके ट्राइब के और लोगों को या उसके बाप को, उसके भाई को, उसकी बहन वगैरह को आप उसको पकड़ सकते हैं। ये कलेक्टिव पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। जो मॉडर्न दुनिया है गुज़िश्ता 200 बरस की, वो इंसान को एक फ़र्द की हैसियत से, एक इंडिविजुअल की हैसियत से देखती है, और उसके रिश्तेदारों को, उसके बीवी बच्चों को, उसके भाइयों को पकड़ के सज़ा देना या उनकी मारपीट करना या उसके ज़रिए हरासा करना जो है, ये एक फैशिज़म की क्लासिक एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें इसको सहने की अब इतनी आदत हो गई है कि मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ ये उनके हिसाब से बिल्कुल बकवास हैं। इसकी कोई अहमियत ही नहीं है कि भाई उमैर बरतानिया में है, आपने उसके बाप को पाकिस्तान में पकड़ लिया। यही वो चीज़ है जिसके बारे में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और में एक नया कानून जो है वो डेवलप कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान ही वो कंट्री होगा जिसकी इंतज़ामी ढांचे की हरकतों की वजह से जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का कानून है वो एक वाज़े तौर पर, हालांकि अभी बड़ी इंसेंसिटिविटी है ख़ास करके बरतानिया में, लेकिन ये कानून अगर डेवलप करके दुनिया के सामने आएगा और ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनेगी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के रियासती इदारों की जो फैशिज़म है उसके ख़िलाफ़ ये कानून शक्ल इख्तियार करेगा। मैं उमैर राज से मेरी कोई उनसे वाक़फ़ियत नहीं है, मासवा इसके कि वो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं और मैंने उनके ट्वीट को मैंने रीट्वीट किया है, उस पर मैंने कमेंट भी किया है। मैं उमैर राज से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी सोलिसिटर को पकड़ के बरतानिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस को, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को, उनके ऑफिस को, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस को एक सबमिशन करें और उसमें सारी डिटेल लिखें और डिटेल में ये बताएं कि कौन से आपके टिकटॉक पे कब आपने किया, क्या रिएक्शन हुआ, आपके वालिद साहब को, आपके भाई को, किस SHO ने, नाम क्या है उस SHO का, कौन सा शहर है, कौन सा कस्बा है, कितने बजे और कॉल कौन सी हुई है, आपको हरासा करें, उसकी तमाम तफसीलात जो है जमा करवाएं। और वो जितने सैकड़ों पाकिस्तानियों के साथ बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में उनके रिश्तेदारों को या एसोसिएट्स को उठाया जाता है, उनको चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट में उसको तहरीर में लाएं और वहाँ की पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रेलिवेंट पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ब्रिटेन में मुझे नहीं पता कि इसको मेट्रोपॉलिटन पुलिस मेट हैंडल करेगी या इसे कहते हैं वहाँ कोई और ऐसा यूनिट है जो इसको हैंडल करेगा, लेकिन आप उसको मालूम कर सकते हैं। मैं चाहूँगा बल्कि कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब तक मेरी बात पहुँचाएँ कि वो थोड़ी सी इस पर रिसर्च करके ब्रिटेन में ट्वीट कर दें, इसके हवाले से अपनी वीडियो में लोगों को बताएं और ट्वीट भी कर दें कि ब्रिटेन के अंदर उनको कहाँ इस रिक्वेस्ट को या इस कंप्लेंट को लेकर जाने की ज़रूरत है। बहरहाल बात मैंने शुरू की थी बलूचिस्तान से, फिर मैं आया कराची और फिर कराची के बाद पंजाब। तो ट्रेंड आपको एक ही नज़र आता है। जब आप हैरानगी से सोचते हैं कि बलूचिस्तान में गोली क्यों चला दी इन्होंने कोयटा में, तो आपको समझ आता है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो इतनी कन्फ्यूज़ है, ये परेशान है, या उनको यही समझ आती है कि फियर यानी खौफ जो है वो उनका मेन टूल है, यानी तशद्दुद। इन अदर वर्ड्स आप समझें कि दहशत गर्दी जो है वो उनका मेन टूल है। मैं बहुत ही परेशानी से मैं ये बात कहता हूँ, कोई मैं खुशी से नहीं कहता कि ये हर जगह टेरर को एज ए टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब एक डेवलपमेंट को आप ये देख लीजिए कि इलॉन मस्क के हवाले से पाकिस्तान में ये खबर है कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इलॉन मस्क के स्टारलिंक को टेम्प्रेरी तौर पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने का हुक्म दिया है। बताया जाता है कि जनवरी में 2025 में इलॉन मस्क की, या पता नहीं 24 में उनकी ख्वाहिश सामने आई थी कि 25 में आई थी कि उनको उनकी स्टारलिंक जो है, जो उनका सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है, उसको पाकिस्तान में लाइसेंस चाहिए। वो फिर लाइसेंस का प्रोसेस था। उसके बाद से पाकिस्तान की हुकूमत, पता नहीं इलॉन मस्क तो शायद खुद कह के भूल गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा उसमें जस्तजू है और उनको एक टेम्प्रेरी लाइसेंस या NOC देने का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया। अब इसके दो पहलू हैं। मैं समझता हूँ एक पहलू तो इसका ये है कि इलॉन मस्क चूँकि ट्विटर के भी मालिक हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत चाहेगी कि उनसे ट्विटर के हवाले से कुछ डील हो जाए और कुछ ट्विटर अकाउंट्स या तो ब्लॉक कर दिए जाएँ, कुछ और कर दिया जाए और ट्विटर पाकिस्तान में खोल दिया जाए। एक पॉसिबिलिटी इसकी ये भी हो सकती है कि ये इलॉन मस्क को खुश करके उनसे साज़बाज़ करना चाहेंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात। दूसरी चीज़ है कि देखते हैं कि इलॉन मस्क इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मूंछ का बाल हैं
उनके बहुत करीब हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, क्योंकि मेरा एनालिसिस ये है कि बहुत देर तक नहीं रह सकेंगे, बिकॉज आप जब भी इतने करीब हो जाते हैं एक सेंटर ऑफ अथॉरिटी के, तो उसको बहुत देर तक आप सस्टेन नहीं कर सकते। और ऑलरेडी गुज़िश्ता चंद दिनों से इलॉन मस्क के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो कैबिनेट है इंटरनल, उसके अंदर खासी शोरश है और ख़ासा वहाँ पे एक प्रेशर है डोज के ख़िलाफ़, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो एफिशिएंसी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में सोच यही है कि इलॉन मस्क जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, और अगर उनको खुश किया जाए तो हम डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें इसी को जहन में रखिए कि जो इन्होंने 10 सहाफ़ी भी भेजे इसराइल में, वहाँ पे भी मकसद ये है कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है उसको एंगेज किया जाए, उसको खुश किया जाए, उनको बताया जाए कि देखिए हम लोग अच्छे लोग हैं, हम आपका हर काम कर सकते हैं, जो भी आप चाहेंगे हम आपके लिए कर देंगे। वहाँ भी मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि वहाँ ज़ायनिस्ट को इन्होंने अपीज़ करना है, बिकॉज इन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि ज़ायनिस्ट जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर इस वक्त 2 ही किस्म के इन्फ्लुएंसर्स से घबराते नज़र आते हैं। एक तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, फॉर सम रीजंस वी डोंट अंडरस्टैंड, उनका खासा इन्फ्लुएंस है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और दूसरा ज़ायनिस्ट जो हैं, हमने देख ही लिया इसराइल के हवाले से कि जो कुछ अमेरिका के कैंपसेस में हो रहा है, जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो सारा का सारा जो है वो ज़ायनिस्ट लॉबी के तनाज़ुर में ही, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही उसे समझा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस गुज़िश्ता 24 घंटे में अमेरिका की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वो जो 9 नुकाती एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप ने उनको दिया हुआ था, उस पर उनका एक एग्रीमेंट हो गया। और ये बेसिकली तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, जिसकी अपनी बहुत फंडिंग है $1 बिलियन से ज़्यादा साल की, लेकिन उसकी जो फेडरल ग्रांट्स हैं साइंस के लिए $400 मिलियन की, उनको रोक के रखा है कि जब तक आप अपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नए कवानीन सामने लेके नहीं आते, गारंटीज़ नहीं देते कि एंटी सेमेटिज़म के हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं होंगी, तो वो $400 मिलियन जो रोके हुए हैं उसमें अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सरेंडर कर दिया है। और जो सरेंडर किया है उसमें जो सबसे ज़्यादा समझा जा रहा था कि शायद कोलंबिया सरेंडर नहीं करेगी जिस चीज़ पे, वो भी हो गया। यानी उनके 3 जो डिपार्टमेंट हैं, मिडिल ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, अफ्रीकन इंस्टीट्यूट एंड साउथ एशियन स्टडीज़, यहाँ तीनों में जो फैकल्टी या प्रोफेसर्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करके वहाँ पर नए एडमिनिस्ट्रेटर्स या प्रोवोस्ट जो हैं वो कोलंबिया ने फैसला किया कि वो अपॉइंट कर देंगे। इसी तरह से कोलंबिया 36 या 38 पुलिस ऑफिसर्स को या सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हायर कर रही है स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए कि और उसमें वो स्टूडेंट्स, यानी कि कोलंबिया के अंदर जो लोग पेंडेमिक किस्म के मास्क पहन के फिरते हैं ताकि वो सीसीटीवी कैमरास में या तस्वीरें उनकी ना बन सकें, वो मास्क भी पहनना जो है वो कोलंबिया के अंदर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जुर्म करार दे दिया गया है। ये बड़ा मुश्किल वक्त है अमेरिका के अंदर सिविल लिबर्टीज़ के लिए। ये एक ऑनगोइंग बैटल है, जैसे जैसे ये अनरेबल करेगी इसकी मैं मज़ीद तफसीलात जो है वो आपके सामने लेके आऊँगा। अब इसमें एक चीज़ ये देख लें कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का मैं जब भी जिक्र करता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ उसका चस्का लेना नहीं होता, बल्कि मकसद ये भी होता है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के ज़रिए हम दुनिया को अंडरस्टैंड करें। अब ट्रंप के बारे में मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तानियों की बददुआ लग गई, नज़र लग गई, और अमेरिका भी पाकिस्तान की तरह के हालात यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। वो एक किसी तरह से थोड़ा सा वो एक जोक का एलिमेंट था शुगल मेले का। असल में अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के बिल्कुल बरक्स हो रहा है। पाकिस्तान में एक छोटी सी माइनॉरिटी है, चंद सौ लोगों की, चंद ताकतवर अफसरों की और शरीफ जरदारी ख़ानदान और उनके जो चेले छांटे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के पूरे इंतज़ामी ढांचे पे फ़ौज की मदद से उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और चूँकि फ़ौज जो है वो ख़ुद उसका बहुत सेंट्रलाइज पूरा ढांचा है, तो शुरू से ही शरीफ ख़ानदान की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से हमारा अपना चीफ़ आ जाए और हम फ़ौज पर कंट्रोल कर लें, तो उन्होंने फ़ौज पर कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी जो है उसने मेजॉरिटी जो है उसको ग़ुलाम बनाया हुआ है और उसको वो कंट्रोल करके हाँक रहे हैं। अमेरिका में एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, उसका पाकिस्तान के साथ मुमासलत नहीं है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप एक जेन्युइनली पॉपुलर लीडर है, ये एक पॉपुलिस्ट मेजॉरिटेरियनिज़म है और ये एक अलायंस है। और ये जो मेजॉरिटी है वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म का रास्ता तोड़ना चाहती है। वो समझती है उसका जो भी वर्ल्ड व्यू है, उनकी जो भी सियासी मकासद हैं, उसके रास्ते में उनको जहाँ जहाँ अदालतें और कॉन्स्टिट्यूशन उनको लगता है कि हमारे रास्ते की रुकावट हैं, वो उसे तोड़ देना चाहते हैं। और जो डेमोक्रेसी है, मैंने कई दफ़ा आपके सामने एक जुमला दोहराया कि डेमोक्रेसी इज़ बेसिकली रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी के 2 कंपोनेंट हैं, एक पॉपुलर मेजॉरिटेरियनिज़म है कि आप जो मेजॉरिटी होती है उसको आप हुकूमत बनाने देते हैं, वो रूल करते हैं, और मेजॉरिटीज़ चेंज होती रहती हैं डेमोक्रेसीज़ के अंदर। अगर पहले अब से चंद बरस पहले यहाँ डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी रूल कर रही थी, तो अब रिपब्लिकन राइट विंग मेजॉरिटी यहाँ पे आ गई है, तो मेजॉरिटीज़ चेंज हो जाती हैं डेमोक्रेसीज़ में, लोगों के ख़यालात बदल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ परमानेंट रहती है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो मेजॉरिटी इस वक्त आई है, इसका बुनियादी झगड़ा जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसे है। वो समझते हैं कि अदालतें और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है ये हमारे पाँव की ज़ंजीर है और हमने इससे नहीं मानना। और डोनाल्ड ट्रंप का जो उनकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो एक अलायंस है
3-4 बड़े ताकतवर ग्रुप्स का, जिसमें वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, उसके अंदर क्रिश्चियन एवेंजेलिस्ट हैं जो बाइबल बेल्ट है, उसके अंदर एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स किस्म के कंजर्वेटिव लोग हैं, और उसके अंदर उसके अंदर वो लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन से डरते हैं, जो समझते हैं कि हमारी नौकरियां चली गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ इन लोगों का एक जिहाद चल रहा है इस वक्त अमेरिका में, और ये जिहाद जो है ये औरतों की आज़ादी के भी ख़िलाफ़ है, ये जिहाद जो है वो गे लेस्बियन के भी ख़िलाफ़ है, अल्टरनेट लाइफस्टाइल के भी ख़िलाफ़ है, ये जिहाद जो है ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ को भी रीअसर्ट करने का है, ये दुनिया का जो ट्रेड अमेरिका के अंदर जॉब्स को मुतासर करता है ये उसके ख़िलाफ़ भी है। तो ये इसको जल्दी जल्दी अमेरिका के पूरे ढांचे को बदल देना चाहते हैं। मैं अभी इसी मार्केट प्लेस में थोड़ी देर पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि मेरे हाथ में ये एक अमेरिकन $100 के नोट तरह की एक चीज़ है, जिसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो लोग जिनका गालिबन ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी के तो नहीं हो सकते, इनका गालिबन ताल्लुक जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टाइप कैंपेन के लोग जो हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, ये 53, अगर आप इसमें पढ़ सकते हैं, मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं इसकी 53, इस पर लिखा है कि 53 ईयर्स ऑफ फेडरली सैंक्शन चाइल्ड सेक्रीफाइस। ये लोग ये कहते हैं कि अबॉर्शन जो है ये बच्चों की कुर्बानी है, ये एक तरह का कल्ट है, और ये जितनी भी वाशिंगटन के अंदर एलीट है ये अबॉर्शन को जो फेवर करती है, ये एक फेडरली सैंक्शन चाइल्ड सेक्रीफाइस। फिर इसके ऊपर लिखा है, इसके बैक साइड पे लिखा है, ये आप देख सकते हैं 75 का फिगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें आप, इस पे लिखा है कि 75 यूनाइटेड, हालांकि आप 100 के बजाय 75 लिखा है, 75 का नोट होता नहीं, और इन रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, अमेरिका के $100 के नोट पे लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट, इसके अंदर लिखा है, ये खौफनाक सी शक्ल बनाई है कि हमने खुदा के निज़ाम से बगावत की भी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स जो हैं ये उनकी तरफ से ये कैंपेनिंग जो है की जा रही है अगेंस्ट द लिबरल्स। तो अमेरिका के अंदर जो जंग हो रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की जंग है। ये तमाम जो मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र हैं ये अमेरिका के सियासी ढांचे को एक दफ़ा बदल देना चाहते हैं, और यही इनका झगड़ा है। अच्छा, अब इसमें हम कहाँ फिट होते हैं? हम जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, खा मुसलमान हों, खा हिंदू हों, खा सिख हों या अल्टरनेट लाइफस्टाइल वाले हों, हम सारे एक साइड पे फिट होते हैं, बिकॉज इनका झगड़ा फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ भी है, इनका झगड़ा फिफ्थ अमेंडमेंट के साथ भी है, इनका झगड़ा जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ भी है। पहले अभी देखिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ इनका क्या झगड़ा है। मैंने पिछले वीलॉग के अंदर जस्टिस सुनी, यहाँ कहते हैं जज जेम्स बोसबर्ग का मैंने जिक्र किया था, जिनको मैंने तशबीह दी थी कि वो बाबर सत्तार की तरह के जज हैं जिन्होंने ड्यू प्रोसेस के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है। बाबर सत्तार के साथ मैं उनको इसलिए कंपेयर करता हूँ कि बाबर सत्तार कोई इमरान खान के शैदाई नहीं गुजरे, ना वो कोई PTI के सपोर्टर थे। उन्होंने स्टैंड लिया अगर पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़, तो वो खालिस्तान तौर पे उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म को डिफेंड करने के लिए यहाँ से जो वेनेजुएलन गैंग को ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर दिया है, उस पर उनकी पोजीशन ये है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने जो एनिमी एलियन एक्ट यूज़ किया है 1798 का, ये इस तरह से इस्तेमाल हो नहीं सकता, ये सिर्फ हालत जंग में इस्तेमाल हो सकता है, और इसमें यूज़ किया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और अमेरिका की पूरी 200 बरस की तारीख में सिर्फ 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल किया गया है। तो इसको इस तरह से लोगों को पकड़ के एनिमी एलियन एक्ट के ज़रिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि आखिर जब तक एक अदालत देखे कि जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि ये गैंगस्टर्स हैं, कि वाकई गैंगस्टर्स हैं कि नहीं है, बिकॉज मसलसल अखबारात ये दावा कर रहे हैं कि बाज़ लोगों जिन्होंने सिर्फ मुख्तलिफ रंग के अपने स्किन्स के ऊपर टैटू बनाए हुए थे, उनको भी गैंगस्टर बना के पकड़ लिया होमलैंड सिक्योरिटी ने, और उनको डिपोर्ट करके एल सल्वाडोर के हवाले कर दिया गया है। वेनेजुएला नहीं भेजा गया। एल सल्वाडोर जो है उसको अमेरिका पैसे दे रहा है इस किस्म के गैंगस्टर्स को जेल में रखने के लिए, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में। तो यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इशू है। अच्छा, फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में आप में से अक्सर लोगों के जहन में होगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट सिर्फ बोलने की आज़ादी है, कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो वो फर्स्ट अमेंडमेंट। ऐसा नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट का पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अमेरिका के अंदर रियासत का कोई मज़हब नहीं होगा, लेकिन रियासत किसी को उसके मज़हब की प्रीचिंग से और उसके मज़हब को फॉलो करने से नहीं रोकेगी। यानी यहाँ जो भी कम्युनिटीज़ हैं, वो क्रिश्चियन हो, ये क्रिश्चियंस के मुख्तलिफ ग्रुप्स हों, यहूदी हों या मुसलमान हों या हिंदू हों या सिख हों, वो अपने अपने मज़हब के हिसाब से ज़िंदगी गुजार भी सकते हैं, और मज़हब की जो है वो उसको प्रोपेगेट भी वो कर सकते हैं, उसकी तबलीग कर सकते हैं मज़हब की, लेकिन रियासत का कोई मज़हब नहीं होगा, और रियासत इन तमाम लोगों के मजहबी हकूक़ जो है उसकी इजाज़त देगी। इसीलिए तो यानी ये 1791 में इसकी रेटिफिकेशन हुई है। तो आप सोचें उस वो ऐसा ज़माना नहीं था, कोई सोशल मीडिया का ज़माना था कि आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की लोगों को आज़ादी होगी। ये बुनियादी तौर पर मजहबी आज़ादी को
इंश्योर करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट लाई गई, क्योंकि अमेरिका के अंदर उस वक्त डिफरेंट किस्म के क्रिश्चियन ग्रुप थे और ख़तरा यह था कि यूरोप की तरह आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो सबको आज़ादी दी गई और रियासत का कोई रियासत ना कैथोलिक है, ना प्रोटेस्टेंट है, ना ज्यूविश है, ना कुछ और है। तो यहाँ पर यह है कि आपको बोलने की भी आज़ादी है, आपको हर तरह के एक्शन करने की आज़ादी है जब तक कि आप किसी कानून की वायलेशन नहीं करते, और आपको जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, और आपको पिटिशन लाने की भी, अगर आपको कोई शिकायत है तो हुकूमत के पास पिटिशन लाने की भी आपको आज़ादी है। सो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फर्स्ट अमेंडमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्डिनल प्रिंसिपल है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसमें से पैलेस्टीनियन जो स्टूडेंट है उसको डिपोर्ट करने का फ़ैसला, लेबनीज़ डॉक्टर को डिपोर्ट कर देना, हिंदू जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो है उसको डिपोर्ट करने का फ़ैसला, तो और ज़ाहिर हो नहीं सका ना पैलेस्टीनियन का, ना हिंदू का, ना इंडियन, सॉरी हिंदू नहीं है, इंडियन डॉक्टर हैं, मुसलमान हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये कहीं फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ क्लैश हो रहा है, कहीं इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ क्लैश हो रहा है। ये वो चीज़ है जो इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रही है। ये पाकिस्तान वाली सूरत हाल नहीं है। मैं चाहता था कि थोड़ा सा मैं आपको इसके हवाले से बता दूं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।